नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने साइक्लोट्रॉन कंप्लीट किया है। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड सभी बातें उस लेक्चर में इंक्लूड कर दी गई। अब वैसे तो देखा जाए तो हम दो चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मात्रक एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा मान्यता प्राप्त परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटर का सिद्धांत पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का एंड यानी गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी अब तैयारियां चल रही हैं या जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक ऐसा समझ लीजिए आप, गैल्वेनोमीटर यानी मोटर के सिद्धांत की तरफ हमें बढ़ाएगा। ठीक है, तो साहब अब हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल है ना। देखिए सब, इससे पहले हम गतिमान आवेश पर या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। पहले गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल था, अब है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो, उस पर हमें चुंबकीय बल की कैलकुलेशन करनी है ना। वही सब पहले की तरह, जैसे ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा दी गई है ना। इसमें कोई चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दिया गया है। जो चालक हम ले रहे हैं वो स्वाभाविक बेलनाकार चालक है ना। इसका काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है, चालक की लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है सर। अब जैसे ही इस चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे, यानी इस चालक में जैसी धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवाहित करते ही चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाहित होंगे, यानी अपवन गति यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वह गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन आवेश है, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गति करेगा तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, है ना। जो अपन किससे बता सकते हैं, F बराबर Q VB साइन थीटा से, है ना, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो साहब इसको मैं लिख दूं, F आवेश किस वेग से गति कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, चुंबकीय क्षेत्र भी है और कोण थीटा है। तो सब जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आवेश है तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। ये आवेश चालक के अंदर है, इसलिए बल चालक पर प्रेक्षित होगा। इसका प्रभाव क्योंकि जो चालक के अंदर लग रहा है वो चालक के बाहर प्रेक्षित होना है। क्लियर? कैसे होगा साहब, अब उसको भी दिखाते हैं आपको। अपन ने कहा ए इसका काट क्षेत्रफल है चालक का, एल इसकी लंबाई मान ली अपन ने, तो आयतन कितना हुआ, ए एल। बिल्कुल क्लियर है ना, क्या आयतन इसका एल कहलाएगा। यदि चालक के इकाई आयतन में
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो सब चालक के संपूर्ण आयतन में कुल आवेश कितना हो गया सब? अब ध्यान से समझना। ये देखें आप, Q को लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहे हैं? Al तो चालक का आयतन, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, तो कुल आवेश या कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इतने, Al n। हर इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर? E के बराबर। तो चालक के अंदर कुल आवेश ये हुआ। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो अपने बीच में। ये सब अपने को Q की वैल्यू रखनी है ना। तो दोबारा ध्यान से सुना आप। A काट क्षेत्रफल व L इसकी लंबाई है, तो सब चालक का आयतन कितना हुआ? Al। क्लियर? यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो संपूर्ण आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? Nl। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई, ओनली इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है ना? अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो चालक के अंदर कुल आवेश कितना हुआ? देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और हर पर आवेश E के बराबर, तो कुल आवेश इतना हुआ। Q की जगह रखो, इसलिए F इज इक्वल टू NaL इंटू E VD B साइन थीटा। इसको जमा दो सब। इसमें एक चीज वो दिख रही होगी जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। देखो आप, NeAVD, ये चार चीजें सेलेक्ट कर ली मैंने। NeAVD है ना, LB साइन थीटा। अब आप जानते हो NeAVD किसे कहते हैं? धारा को, है ना। ये अपन ने धारा विद्युत की में पढ़ी है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या हुआ सब? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो पहले तो आप ये कहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, तब तो आप लिखोगे F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, वो क्या लिखोगे साहब? ILB साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू I अदिश राशि है ना, L साइन थीटा है, तो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका वेक्टर फॉर्म है चुंबकीय बल का, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कैपिटल F, चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है। अब इस चुंबकीय बल की दिशा आप किससे जान सकते हो? तो ध्यान रखें, जिसका हवाला यहां दिया था मैंने जब ये पढ़ाया था, तो इसमें भी एक वेक्टर फॉर्म थी, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। आवेश पर चुंबकीय बल दाहिने हाथ की हथेली के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं। इसकी बात पहले यहां कर लेता हूं। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, अंगूठा आवेश के वेग को और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल को दर्शाएगी, ये गतिमान आवेश पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर आवेश के वेग की दिशा को और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। अब यही जो दोनों नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इन्हीं से आप धारावाही चालक पर
चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर लेना है ना। अब क्या होगा साहब, दाएं हाथ के हथेली के नियम में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, अंगूठा अब धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो यहां पे एक छोटी सी बात समझ लें, ये जो लंबाई है इसकी दिशा किधर लेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे जिधर धारा प्रवाहित है लंबाई की दिशा उधर ही लेनी है। धारा की दिशा जो होगी वही लंबाई की दिशा लेनी। जैसे में धारा ऊपर बह रही है तो लंबाई की दिशा इधर ही रहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां देखें दोबारा, दाएं हाथ की हथेली के नियम में चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, अंगूठा लंबाई यानी धारा की दिशा को, और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती है। अगर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं तो मध्यमा संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मिडल फिंगर यानी मध्यमा धारा की दिशा को जो लंबाई की दिशा में मानी जाती है, और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा जिन दो नियमों से ज्ञात की गई थी उन्हीं दो नियमों से धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। बस फर्क इतना सा है, जो अंगूठा वहां पर वेग दर्शाता था दाएं हाथ के नियम में, वह अब धारा की दिशा दिखाएगा। फ्लेमिंग के नियम में जो मध्यमा वेग दर्शाती थी वो अब धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो सब ये और ये दोनों में फर्क स्पष्ट है। ये आवेश पर बल, ये धारावाही चालक पर बल, दिशा दोनों की एक ही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब साहब अपन इस पर टॉपिक लेते हैं जिसकी वजह से खोला। ये दोनों फॉर्मूले अब ध्यान रखना आप, धारा प्रवाहित हो तो इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए सब, ये एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है, इससे थोड़ा ध्यान से देना। अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालकों की इकाई लंबाई पर बल, इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखना। इसे मैं दोबारा ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक की इकाई लंबाई पर बल, है ना साहब। थोड़ा सा विशेष टॉपिक है इसलिए मैंने लिख दिया है ना, टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें से अब क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको भी समझाता जाऊंगा ना। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं एकेडमिक वाले बच्चों के लिए, है ना। अब एक एक बात समझेंगे। ये सब धारावाही चालक ऐसा है, अनंत लंबाई के हैं, लेकिन मैं चित्र तो उनका सिंपल ही बना देता हूं ना, सीधा सीधा, ताकि चलो सब है ना। ये दो सीन बना देता हूं, एक यहां और एक यहां, दो जोड़े बना देता हूं, ठीक है। ये P, ये Q, एक और चित्र, ये P, ये Q। एक ही चीज के दो चित्र बनाने के पीछे कोई कारण है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब पहले सेट में धारा एक ही दिशा में I1 I2, दूसरे सेट में धारा विपरीत दिशा में है। तो अब आप दो चित्र बनाने का कारण समझ गए होंगे। बीच की दूरी अपन d मान लेते, तार अनंत लंबाई के हैं, भले चित्र अच्छा बनाने के लिए मैंने अनंत लंबाई दिखाई नहीं है ना। ये इनके बीच की दूरी अपन d मान लेते, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर से अब थोड़ा सा समझाएंगे बात को।
पहले फर्स्ट सेट देखना, फिर सेकंड की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब चालक क्यू पर बल, क्लियर? तो क्यू पर बल क्यों? आप कहेंगे उसमें धारा प्रवाहित है, तो धारा प्रवाह से बल का कोई संबंध थोड़ी है। क्यों? तो सब आप क्यू पर बल अगर कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि क्यू पी तार के चुंबकीय क्षेत्र में आया है या उपस्थित है। तो सब जब आप बल क्यू पर निकालते हैं, किस पर? क्यू पर, तो आप चुंबकीय क्षेत्र किसका लेते हैं? पी का। अगर क्यू केवल धारावाही है, धारावाही पे कोई बल नहीं लगता, लेकिन धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में है तो बल लगेगा। तो क्यू पर बल, तो इसका मतलब क्यू चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र पी का। तो जब आप क्यू पर बल निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र किसका देखना? पी का। देखते हैं सब। पी में धारा ऊपर की तरफ, ये आपका इस जगह है तार। अब मेरे को हाथ तो हटाना पड़ेगा ना, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है क्यू पर, इस पी के कारण। तो देखो क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र कहां हुआ? तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। क्योंकि तल के लंबवत अंदर की ओर है तो इसे किससे दर्शाएंगे? एक मिनट, चित्री मित्र के अधिक दर्शाने की बात तो दूर है। ठीक है साहब, चलो, है ना, वापिस कर लेते हैं। I1 ऊपर की तरफ, अब क्यू पे देखो आप, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर को आप दर्शाएंगे क्रॉस से। ये क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र है, किसके कारण? पी के कारण, है ना साहब, पी के कारण। तो जब हम बल निकालते हैं क्यू पर, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र पी का लेना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता था कि आप कहते हैं कि हम तो बल की गणना पी पे करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र में होगा, तभी आप बल की गणना करना चाहते। किसके? पी के, सॉरी क्यू के। तो सब पी क्यू के चुंबकीय क्षेत्र में है, किसके? क्यू के। इससे उस पर बल लग रहा है, क्योंकि अभी अपने पिछला टॉपिक यही पढ़ा है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। तो सब I2 ऊपर की तरफ, अब देखो पी पर चुंबकीय क्षेत्र देखो, इधर है ना पी, इस तरफ, यहां देखो आप, तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना। तो अगर आप पी पर बल देखते तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता? क्यू का। ये तल के लंबवत बाहर की ओर, ये सब तल के लंबवत बाहर की ओर, किसका? क्यू का। चलो साहब, पहले चुंबकीय क्षेत्र निपटा लें सारे, फिर आगे बात करेंगे। अब सेट नंबर 2 पे जाओ। हर चीज के लिए आपको 2 मौके मिल रहे हैं, है ना। अब उस सेट पे जाओ। अगर आप कह रहे हो बल क्यू पर, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका? पी का। धारा अंगूठे की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। देख लो आप, पहले भी यही था, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है साहब। किसके कारण? पी के कारण। लेकिन अगर आप कहते हो कि बल तो हम पी पे जानना चाहते हैं, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? फिर क्यू का। चलो, है ना, चलो ऐसे लेते हैं। I2 नीचे, ये रहा, इस ये जो मेरे हाथ में बंध रहा है लच्छा, इसको मानो आप पी। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो मैं तल के लंबवत भी बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान देना है ना, तल के लंबवत अंदर की ओर।
पी पे बल देख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्यू का। चलो साहब, एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हम अगर क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो पी का, अगर क्यू पर बल देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पी का लेते हैं, और अगर हम पी पर बल देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्यू का लेते हैं। तो सब डिसाइड भी करते चले, डेरिवेशन भी करते जाए। अभी बल दिखाना बाकी है ना, फिर मैं सब चीजें समझाऊंगा इसे। तो सब मान लीजिए बल की गणना किस पर करनी है, क्यू पर, है ना सर। तो देखो यहां भी लिखता जाता हूं ताकि ये भी तैयार होता जाए। क्यू पर बल की गणना के लिए, तो मोटिव बता दिया मैंने, किस पर, क्यू पर। चुंबकीय क्षेत्र किसका लोगे, पी का, है ना। तो सब चुंबकीय क्षेत्र पी के कारण कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, कितना होगा बोलो, पी के कारण, है ना। बल तो क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र पी का लेना पड़ेगा। अनंत लंबाई का तार है, अपन अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्त के नियम में निकाल चुके, μ0I अपॉन 2πd। तो पी के कारण कह रहे हो μ0, धारा कितनी, I की जगह I1। किस पर बल, क्यू पर कितनी डिस्टेंस है, d, तो ये लिख दें आप 2πd। ठीक है सब, ये आ गया सब आपने चुंबकीय क्षेत्र अगर क्यू पर बल की गणना कर रहे हो। ठीक है, अब बल पहले मैं यहां दिखाया तो फिर यहां कैलकुलेट कर देता हूं। अब देखेंगे आप बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ, क्लियर। धारा I1 ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय बल किधर, मेरी तरफ। दिखाता हूं, पेन चेंज करूंगा बार बार ताकि हर चीज नीट एंड क्लीन दिखे। ये सब पी पर बल की दिशा, 4 बार मौका मिलता है आपको, है ना। अब उधर देखें, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ, क्यू पर बल देख रहे हैं अपन। धारा I2 ऊपर की तरफ, बल मेरी तरफ, यानी पेन जिधर दिखा रहा है। तो ये क्यू पर बल की दिशा, अपने को भी क्यू पर ही बल निकालना है। चलो तीसरी बार, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, धारा I1 ऊपर, चुंबकीय बल इधर, पेन की दिशा में देखें। ये पी पर बल, उसमें देखें चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, धारा नीचे की तरफ I2, बल उधर, है ना। दिख रहा है सब आपको, क्लियर दिखना चाहिए ना। ये बल इधर, तो बल की दिशा 4 बार दिखा दी, है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, बन भी जाए नहीं भी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समांतर स्थित धारावाही चालकों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की अवस्था बताओ। तो देखो, अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है तो चालक के मध्य क्या होगा, आकर्षण, है ना, यानी चालक अट्रैक्ट करेंगे, साफ दिख रहा है। लेकिन अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो चालकों के मध्य होगा प्रतिकर्षण, यानी रिपल्शन। ठीक है ना। तो एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है
के समांतर स्थित चालकों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की अवस्था बताओ। तो आप समझा दो, जब धारा समान दिशा में होती है तो चालक परस्पर आकर्षित होते हैं, और जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो चालकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक सवाल ये था जो आ चुका। अभी कैलकुलेशन बाकी है। तो बल की गणना किस पे कर रहे हैं हम? क्यू पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना था? पी का, ले लिया। अब देखो साहब, इसका एक पार्ट काट ले, एल लंबाई, क्योंकि अपन से तो इकाई लंबाई पे पूछा जा रहा है ना। तो साहब क्यू की एल लंबाई पर चुंबकीय बल, इसलिए चालक क्यू की एल लंबाई पर चुंबकीय बल, या बल लिख दे सिंपल। फॉर्मूला भी आपने पढ़ाई है, जस्ट अभी पढ़ के ही निपटे अपन। ये रहा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। तो अपन इसी का अनुसरण करेंगे। तो सब वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं एक बार। तो किस पर बल? क्यू पर। एफ क्यू, क्यू में धारा बोलो I2, लंबाई अपन ने एल ही ली है, देख लीजिए, है ना। क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? बी का। अगर बल क्यू पे निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र पी का, और बल पी पे निकाल रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्यू का। वो मैं चार बार समझा ही चुका हूं आपको ना। क्योंकि तार तल पर है और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है, तो ये 90 डिग्री पर है, यानी सीधे सीधे लिख दूं एफ क्यू इज इक्वल टू I2 एल बी पी। ये अपन जानते हैं, एल परपेंडिकुलर बी पी, तो थीटा बराबर तो वैसे 90 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। अब बीपी का मान कहां से रख दो? 1 से। ये लो सब, 1 से वैल्यू रखी अपन ने, एफ क्यू इज इक्वल टू I2 एल, बीपी की वैल्यू रखो कितनी? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी, म्यू 0 I 1, है ना सब, क्लियर। अब सब यानी सीधी सीधी बात होगी, एफ क्यू इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ये सब आपके सामने लिख दिया मैंने, क्लियर। क्योंकि एल लंबाई पर बल इतना है, अपन से एल लंबाई पे नहीं पूछा, अपन से कहां पूछा इसने? इकाई लंबाई पर। तो सब एल लंबाई पर बल एफ क्यू, तो इकाई लंबाई पर बल कितना हुआ? एफ क्यू अपॉन एल, है ना सर। तो अपन तो इसको वह दे जो इसने पूछा था, तो इसने जो पूछा था अपन वो प्रोवाइड करें, इसलिए क्यू की इकाई लंबाई पर बल, है ना। तो एल लंबाई पर बल एफ क्यू, इससे इकाई लंबाई पर बल, कलर चेंज कर रहा हूं सब थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, तो एफ क्यू अपॉन एल, है ना। एफ क्यू अपॉन एल कितना है सब? म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये आपसे पूछा गया था, न्यूटन प्रति मीटर, क्लियर सर। तो क्यू की इकाई लंबाई पर बल। अब आप सोचें कि यार पी पर निकालते या पी की इकाई लंबाई पर बल निकालते तो अलग निकलता, नहीं, यही निकलेगा। देखो मैं छोटा सा समझा देता हूं आपको, यही क्यों निकलेगा, तो मैं अलग कलर ले लेता हूं। जब आप पी पर बल निकालते तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेते? क्यू का। यहां चुंबकीय क्षेत्र आप क्यू का लेते
तो I1 की जगह क्या आ जाता, I2 आ जाता। क्लियर? I1 नहीं आता, I2 आता। क्योंकि आप जब बल की गणना P पर कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ता आपको, Q का। चुंबकीय क्षेत्र Q का लेते तो I1 की जगह I2 आ जाता, मतलब I1 गायब हो चुका है, उसकी जगह I2 आ चुका है। अब आपको लंबाई किस पर लेनी पड़ती, अभी तो आपने Q पर बल तो Q की L लंबाई पे निकाला, फिर आप कहते P की L लंबाई पर। अब जब आप P की L लंबाई पर, तो P में धारा कितनी है, I1, तो यहां I2 की जगह क्या आ जाता, I1, मतलब वही चीज देती, बस यहां आ जाता I2, क्योंकि बाद में तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए नहीं, देखो ये और ये मल्टीप्लाई हुए हैं, बाकी तो सब वही है ना। तो यहां पर अगर हम P पर बल की गणना करते तो यहां I2 आता और यहां पर I1 आता, यहां गुणा होते ही सही, तो व्यंजक आपको ये का ये मिलता सेम। इस व्यंजक में कोई फर्क नहीं आएगा। आप L लंबाई पे थोड़ी निकाल रहे हैं, आप तो इकाई लंबाई पे निकाल रहे हैं। तो सब समझ गए होंगे कि इकाई लंबाई पर चुंबकीय बल चाहे P पर निकालो चाहे Q पर, दोनों का मान समान आएगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। तो ये तो टॉपिक खत्म, डिटेल में समझा ही दिया। एक मैंने आपको बता ही दिया, ये पूछता है कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण, तो ये आपके सामने क्लियर है। जब धारा समान दिशा में है तो आकर्षण, और जब चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत है तो फिर प्रतिकर्षण। वो आपके सामने क्लियर, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये भी व्यंजक याद रखना जरूरी है, इकाई लंबाई पर बल, आकर्षण प्रतिकर्षण भी, और बाकी चीजें अपन ने डिटेल में समझ ली। चलो सर।